राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर, जैसे इससे पहले हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया। अब आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद का एक चैप्टर है जो कि कैलकुलस का सेकंड चैप्टर माना जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लास 12 एग्जाम के लिए है। क्लास 12 बोर्ड में इसमें से ये मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही आता है। और आपको ये समझ के रखना है कि अगर हमें जो हमने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा, जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा, उन सबका पूरा पूरा यूज आने वाला है। ये उन्हीं का एप्लीकेशन है। अब इसके जो एप्लीकेशन है जो बोर्ड एग्जाम में, वो बेसिकली 3 तरह के एप्लीकेशंस पे सवाल आता है। तो पहला एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब किसी भी क्वांटिटीज का कैसे चेंज आता है। ठीक है, अब किस चीज का किसके रिस्पेक्ट में चेंज आता है, ये चीज हमें देखनी है। सबसे बड़ी चीज जैसे क्या है, इसमें देखिए लिखा है कि अगर मैंने किसी फंक्शन को लिया लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो सर इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का क्या मतलब है? बी अ फंक्शन इफ द चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, जो कि y एक क्वांटिटी है, y वेरीज विथ अनदर क्वांटिटी x। ऑब्वियस सी बात है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है तो अगर y में हम चेंज लाएंगे, या तो अगर हम x में चेंज लाएंगे तो y में जरूर चेंज आएगा। अगर हम x में चेंज लाएंगे तो y में चेंज जरूर आएगा। वही लिखा है कि क्वांटिटी y वेरी करेगी क्वांटिटी x से, तो जो आपका जो dy बाई डी एक्स होगा, अगर मैंने y को x में चेंज लाया है तो dy बाई डी एक्स अगर करूं, इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स को हम f डैश x से भी डिनोट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया, डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का x के रिस्पेक्ट में अगर हम चेंज ला रहे हैं तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब कि सर क्वांटिटी कुछ भी हो, हां क्वांटिटी में अगर एरिया आ जाए बच्चों, और मैंने कहा एरिया रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सर्कल का एरिया लिया जाए, तो एरिया डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। सर अगर मैं इसके एरिया में चेंज लाना चाहता हूं तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? आर के रिस्पेक्ट में, और जो कि क्या होगा वो डी ए बाई डी आर। अच्छा सर, मतलब अगर एरिया हमारे पास, एरिया अगर हमारा पाई आर स्क्वायर है सर, तो अगर मैं इसके में चेंज लाना चाहता हूं एरिया में, तो ऑब्वियस सी बात है एक आर ऐसी क्वांटिटी है जिसके रिस्पेक्ट में हम चेंज ला सकते हैं, तो हम सीधा सीधा डी ए बाई डी आर कर देंगे। मतलब इस एरिया को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और मैं देखूंगा कि एरिया में चेंज आ चुका है। और ये क्या हो जाएगा सर? पाई तो बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का आर, अगर आर के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो ये आर स्क्वायर एक्ट लाइक अ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 2x। क्या होता है? 2x। तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों? 2r। बात समझ में आ रही है? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2r। और देखिए जब मैंने पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2 पाई आर आ गया। अब इसमें आगे आपसे कोई भी वैल्यू पूछता चला जाएगा, मतलब कोई भी एरिया सर। हां सर, इवन एरिया ऑफ स्फीयर भी ले लो। एरिया ऑफ स्फीयर में भी अगर चेंज लाना है तो एरिया ऑफ स्फीयर अगर देखें सर, आपको यह चीज तो जरूर याद होनी चाहिए सर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में वो 9 क्लास का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम हम पढ़ते थे वो ये इस सब चैप्टर में यूज होता है। तब हम कहते हैं सर हमें चैप्टर आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत गलती या थोड़ी बहुत ऐसी चीजें जो याद नहीं रह जाती जो आप 9 क्लास में पढ़ते हो। तो लेकिन ये सब चीजें अगर एक बार आ चुकी हैं कि हाँ हमें पता है कि 9 क्लास के फॉर्मूले अगर यहां यूज हो रहे हैं, तो हम एक बार रट लें कि हमारे क्वेश्चन में वो मदद करेगा। ये चीजें आपको समझ के चलनी है। जैसे आपको कहे वॉल्यूम ऑफ कौन सर हमको पता नहीं, अब वॉल्यूम ऑफ कौन पता नहीं तो इसमें यूज हो रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ कौन टाइम के रिस्पेक्ट में उसका चेंज हो रहा होगा, तो आप डीवी बाई डी टी निकालोगे, तो जब तक वॉल्यूम ऑफ कौन पता नहीं तो कैसे करोगे? इसीलिए आपको समझना है कि भाई आपको वॉल्यूम ऑफ कौन सिलेंडर के बारे में, स्फीयर के बारे में, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, सारा सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम याद होना चाहिए। यह आपका चैप्टर अच्छे से हो जाने वाला है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सारी चीजें बताई कि किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज लाना, जैसे कि एरिया का हमने रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज लाया। एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेके आपको मैंने समझाया। अब इसमें कुछ हमने 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर ये आप करते हैं तो 100% इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने वाला है।
तो इसी टाइप का होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होगी तो होगी। इसीलिए अब हम देखते हैं अगर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सर इसमें क्वेश्चन अगर हम कह रहे हैं कि कैसा आएगा, तो देखो पहला क्वेश्चन अभी मैंने जिस पे डिस्कस किया था वही है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए, मतलब एरिया का रेट, एरिया के इसमें हमको रेट ऑफ चेंज चाहिए, वो भी किसके रिस्पेक्ट में सर, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए सर, रेडियस के। देख रहा है, अभी मैंने बताया आपको। तो सर अगर इसको देखें तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अगर हम इसको देखें बेटा, तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, गिवन में हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया बेटा, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और r 5 सेंटीमीटर देने के बाद हम जानते हैं कि जो भी एरिया ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, तो ये तो हमें पता होना चाहिए बेटा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और पाई आर स्क्वायर होने का मतलब, अब मैं इसको डिफरेंशिएट अगर करूं तो डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, पाई तो बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सर, 2r। तो सर ये 2 पाई आर बच गया। और अगर 2 पाई आर बच गया तो डी ए अपॉन डी आर, अगर मैं आर की जगह पे क्या रख दूं सर, अगर मैं आर की जगह 5 रख दूं, क्योंकि बोला है उसने कि डी ए बाई डी आर निकालो और फिर जब आर 5 सेंटीमीटर हो तो उसमें चेंज बताओ कि एरिया का चेंज रिस्पेक्ट के रेडियस में कितना आया, एरिया का चेंज एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आएगा जब r 5 सेंटीमीटर हो, तो सीधा सीधा क्या करेंगे सर, पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह हम सर 5 रख देंगे। और 5 रखते ही सर हमारे पास आ जाएगा 10 पाई। और जो सर जो 10 पाई आया, अगर पाई की जगह वैल्यू रखने को बोलता है तो रखिए और नहीं तो यहीं छोड़िए। और 10 पाई के बाद जो आपका आंसर जो, अच्छा अब देखिए 10 पाई आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो बोर्ड में नंबर कट हो जाएगा। पहली बात एकदम मार्क कर लो कि इसमें यूनिट लिखना बहुत आवश्यक है। तो अगर यूनिट लिखते हैं सर, एरिया हम जानते हैं कि हमारा सेंटीमीटर में चल रहा था, तो कोई भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो सर, रेडियस के, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and wave move in a circle at the speed of 5 centimeter per second at an instant when the radius of circular wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? अच्छा, मतलब उसी का अब देखो कैसे एप्लीकेशन में चीजें आ रही हैं। सोचो वो एक एरिया ऑफ सर्कल में आपको सीधा कह दिया कि रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जब r 5 सेंटीमीटर था तो बताओ कितना आएगा। यहां पे क्या है सर, इसी चीज को उसने एक एप्लीकेशन में, जो हमारे अपने रियल लाइफ में चीजें होती है, जैसे कि कभी आप कोई ईंटा पत्थर पानी में फेंको, लेक में फेंको, अगर आपके पास जैसे आपके तालाब हो गए, आपके गांव में, आपके शहरों में आप कभी फेंकें तो देखिए एक सर्कुलर वेव्स बनती है, सर्कुलर वेव्स बनती है। सर्कुलर वेव्स जो बनेगी उसमें सर्कुलर वेव देखो बढ़ती जाएगी। जब भी आप उसमें कोई भी पत्थर ईंटा फेंकोगे तो सर्कुलर वेव ऐसे 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल ऐसे बढ़ती जाएगी। वही पूछा है कि उसका एरिया किसके रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज करेगा। अब सर इंक्रीज करेगा तो वो हमें देखना है सर। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया सर, रेडियस दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो अगर देखूं तो सबसे पहली चीज हमें गिवन में जो भी सर्कुलर वेव का रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे क्या कहता है सर, हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। सर एरिया इंक्रीजिंग करेगा तो कितना फास्ट करेगा। तो सर अगर मैं देखूं तो सबसे पहली चीज एरिया ऑफ सर्कुलर वेव कितना होगा सर, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव। तो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव जो होगा उसको अगर मैं ए से डिनोट करूं बेटा, तो ये तो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव का मतलब सर्कल ही हुआ, और सर्कल हुआ तो सर्कल का एरिया कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर। कितना हुआ सर, पाई आर स्क्वायर। अब सर इसमें ये चक्कर फंस रहा है सर, एरिया इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि रेडियस बढ़ रहा होगा ना, तभी तो एरिया बढ़ रहा होगा।
अच्छा, मतलब एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब अगर फिर से यहां पे वही कहानी कि अगर मैं डी ए बाई डी आर किया तो सर ये पाई तो बाहर हो गया और ये कितना हो जाएगा सर 2r, और फिर उसने बोला है कि सर डी ए बाई डी आर। अब उसने बोला कि सर देखिए यहां पर देखिए ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कुछ दिया हुआ है, तो देखो कुछ गड़बड़ हुई हमसे, कुछ गड़बड़ हुई। देखो क्या है सर, समझना बात को। सर स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल विद ए स्पीड ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, तो जो मैंने आर के रिस्पेक्ट में बोला था वो गलत हो रहा था। क्या है सर, इसमें कह रहा है सर जो सर्कुलर वेव बढ़ रहा है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मतलब सर यूनिट्स के हिसाब से गिवन में एक और चीज दे रखी है, यूनिट के हिसाब से गिवन में एक और चीज दे रखी है। क्या सर, डी आर बाई डी टी दे रखी है। अच्छा, मतलब आर टी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, भाई ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब कि सर ये दिया है 5। अच्छा, कैसे जान गए सर कि ये डी आर बाई डी टी है? सर यूनिट से पहचान गए। सेंटीमीटर मतलब कुछ लेंथ रहा होगा और सेकेंड्स का मतलब कुछ टाइम रहा होगा, इसका मतलब डी आर बाई डी टी दे रखा है। अब समझ में आई चीजें। क्या है सर क्वेश्चन में कि सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ सर्कुलर वेव अब लेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव अगर लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज ए इज इक्वल टू क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर होगा। और अब मैं इसको आर के रिस्पेक्ट में नहीं, इसको टी के, क्योंकि बोला ना कि हाउ फास्ट एरिया, जब फास्ट आ जाए और जब ऐसा कुछ आ जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा कुछ आ जाए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा है वो। मेरे से पहले गलती हो गई, ठीक है, तो अब यहां पे हम करेक्ट करेंगे। तो क्या है सर कि इस ए को अब आर के रिस्पेक्ट में नहीं, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे सर। और जब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सर पाई तो बाहर हो गया सर, 2r, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर 2r, लेकिन आर के रिस्पेक्ट में नहीं, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सर इसका डी आर बाई डी टी भी बचेगा सर। ओ, ये सब कहानी समझनी है क्वेश्चन में। मतलब आप आर के रिस्पेक्ट में करते तो 2 पाई आर पे कहानी रुक जाती, लेकिन आप इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के। इसका मतलब आर का डी आर बाई डी टी भी बचेगा। अब बचेगा तो क्या होगा सर, क्वेश्चन में डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, हमें आर भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम डी आर बाई डी टी निकालें तो डी ए बाई डी टी, समझिएगा बात को, और यहां पे 2 पाई आर हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम यहां 5 रख देंगे, तो डी ए बाई डी टी, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 टू जा 10 पाई आर हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है सर कि डी ए बाई डी टी आर इज इक्वल टू कितने पे निकालना है सर, आर इज इक्वल टू हमें कितने पे निकालना है, 8 पे निकालना है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 8 हो गया। इसका मतलब कि अब मैं डी आर बाई डी टी, जब आर 8 सेंटीमीटर था तो कितना होगा, तो 10 पाई आर की जगह मैं 8 रख दूंगा, और 8 रखते ही मुझे क्या मिलेगा सर 80 पाई मिल जाएगा। और 80 पाई मिलते ही मुझे पता चल गया सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है और पर सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, और यही हमारा आंसर है। तो ये समझना है आपको कि सर उस वाले पहले क्वेश्चन में हमसे एरिया आर के रिस्पेक्ट में मात्र डिफरेंशिएट करने को बोला। पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि केवल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते और आर की जगह वैल्यू रख देते। लेकिन सर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अंतर यह था सर स्टोन ड्रॉप्ड हुआ है, और जब स्टोन ड्रॉप पानी में हुआ है तो पानी टाइम के रिस्पेक्ट में उसका सर्कुलर वेव बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए हमने यहां टी के रिस्पेक्ट में किया। तो देखो उसके क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव आ गया, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन में डी आर बाई डी टी आपको दे रखा था, तब आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाए। सबको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट। अच्छा, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर मैं देखूं सर एक रेक्टेंगल अपने लोग को बनाना है, और अगर हम कहें कि सर अगर लेंथ को हमने एक्स मान लिया और ब्रेथ को मैंने वाई मान लिया, समझिएगा बात को। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी रेक्टेंगल है उसमें कहता है कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। दो चीजें निकालनी बेटा, पेरीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर में
कितना चेंज आएगा। अब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब अब समझ रहे हो ना आप, टी के रिस्पेक्ट में, मतलब पेरीमीटर का टी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा, और यही मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का टी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा बताइए। तो देखिए सर सिंपल है क्वेश्चन में, अगर मैंने कहा कि लेट क्या उसमें बोला भी है उसने कि जो लेंथ है वो x है, जो ब्रेथ है वो y है, तो अगर हम गिवन में चीजें आ जाए लिख लें, तो गिवन में क्या क्या चीजें दी हैं वो देखिएगा। सर x दे रखा है 8 सेंटीमीटर और y दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद इसमें एक और चीज दे रखी है सर dx बाई dt, और dx बाई dt में जो वैल्यू दे रखी है द x ऑफ अ रेक्टेंगल। सर ये घट रहा है, सर ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब सर यहां पर ना आपको -5 सेंटीमीटर पर मिनट रखना होगा। इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा बेटा, डिक्रीज का मतलब घट रहा है, मतलब आप माइनस जरूर लगाओगे। अब माइनस लगाओगे और हमें क्या है सर, और dy बाई dt भी दे रखा है, dy बाई dt दे रखा है y का रेस्पेक्ट t के, वो इंक्रीज कर रहा है तो वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। सर इतनी चीजें गिवन है हमें। अब सर अगर इतनी चीजें गिवन हैं तो पहले पार्ट में हमसे पूछता है सर कि पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। सर अगर पेरीमीटर की बात पी की करूं, सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सर, ये तो याद होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब x प्लस वाई। अब सर इसको t के रिस्पेक्ट में क्या तुरंत डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सर dx बाई dt, और y का कितना हो गया सर dy बाई dt, और वैल्यूज उठाकर बस हमें पुट ही तो करनी है। और अगर वैल्यूज उठा के हमने पुट करी dp बाई dt में, तो dp बाई dt में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो dx बाई dt बेटा कितना है -5, कितना है सर -5 और +4, और आप देखो ना -5 + 4 होते ही 2 इंटू कितना हो गया सर -1 और -2 आ गया, और -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। इसका मतलब सर माइनस का मतलब क्या हुआ कि सर पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज होगी। इतनी बात क्लियर रखिएगा। अब सर एरिया की बात करते हैं, तो एरिया जब रेक्टेंगल का लेंगे उसमें देखेंगे क्या है, तो देखते हैं सर जब एरिया सेकेंड पार्ट के लिए जब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब मैं इसको अगर dA बाई dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, सर ये दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया है और लगेगा प्रोडक्ट रूल, इस चीज का जरूर ख्याल रखना। तो अगर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x को एज इट इज छोड़ा, y का किया तो dy बाई dt हुआ, प्लस क्यों y का dy बाई dt हुआ सर, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि dy बाई dt y का बचेगा, और फिर y को छोड़ेंगे तो x का कितना होगा सर dx बाई dt होगा। अब हमसे क्या पूछता है सर, अब हमसे कहता है कि dA बाई dt में x बोला है व्हेन x कितना हो 8, तो x अगर 8 हो जाए और dy बाई dt कितना है सर, dy बाई dt हमारे पास 4 है सर, तो अगर हम 8 इंटू 4 कर दें प्लस y हमारे पास कितना है सर, y हमारे पास 6 है दिया है क्वेश्चन में, और dx बाई dt डिक्रीज कर रहा था तो -5 है सर। और देखा जाए इसको सॉल्व करें तो dA बाई dt, समझिएगा बात को, dA बाई dt हमारा 8 4 दा 32, और ये कितना हो जाएगा 5 6 दा 30, और 32 में से 30 माइनस कर दें तो 2 आएगा, पॉजिटिव में 2, और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब सर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में एरिया हमारा इंक्रीज होगा, लेकिन पेरीमीटर हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां आंसर माइनस में आया है और यहां आंसर प्लस में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन का अप्रोच ऐसे रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में करते हैं। अब सर ये कहें कि मुझे पेरीमीटर पता नहीं, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता नहीं, तो आप क्वेश्चन में पहले ही 50% पीछे चले गए। इसलिए ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर पाओगे, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। और इन क्वेश्चन में ज्यादा समझ नहीं लगना, आपका तुरंत क्वेश्चन लगता है ये सब, ठीक है। अब अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर कि एक स्फेरिकल बॉल है सर, क्या है सर स्फेरिकल बॉल है, और ये कहता है इज डिसॉल्विंग इन वाटर इन सच अ मैनर दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। मतलब सरफेस का गल रहा है,
इसका मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ स्फेरिकल बॉल एक है जो किसी पानी में डाला और वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज का मतलब जैसे आप देखो कि जब पानी में डालते हो तो वो घुलने लगता है, वो डिसॉल्व हुआ तो उसका एरिया कम होता चला गया। अच्छा, और फिर कहता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। तो ये उसके सरफेस के प्रोपोर्शनल है, तो बताता है प्रूव दैट रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो रेडियस आपका, उसका भी जो रेडियस है, जैसे उसका वॉल्यूम जैसे उसका कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है तो उसका रेडियस भी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो, ये दिखाइए। अब ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन, अलग टाइप का हो गया, और इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ देंगे तो फिर आपको करना तो होगा ही होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या है सबसे पहली चीज, अगर मैं इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करूं, एक तो स्फेरिकल बॉल है सर, ये तो क्लियर हुआ कि स्फेयर का फॉर्मूला लगना है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहली चीज स्फेरिकल बॉल में अगर हम लेट आर बी रेडियस, आर बी रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल के आर रेडियस हम मान लेते हैं कि स्फेरिकल बॉल का आर रेडियस है। अब सर अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv बाई dt कहता है, dv बाई dt उसका वॉल्यूम t के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई कांस्टेंट है, कोई तो कांस्टेंट है। बोला ना कि स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इन वाटर इन सच अ मैनर दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। प्रोपोर्शनल टू द सरफेस, सरफेस मतलब समझते हो कि मतलब उसका वॉल्यूम जो टी के रिस्पेक्ट में है वो प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस के, मतलब एस के। एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका वॉल्यूम, जब वो टी के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे घटता जा रहा है तो उसका वॉल्यूम जस्ट डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके सरफेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसका मतलब सर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर dv बाई dt देखें तो dv बाई dt सीधा अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो k इंटू एस हो जाएगा। वैसे माइनस के है लेकिन k को हमने कोई कांस्टेंट मान लिया तो उसमें प्लस माइनस दोनों है, वो डिक्रीज कर रहा था तो हम यहां माइनस एस लिखते, उससे बढ़िया हमने k इंटू एस कर दिया। k को हमने मान लिया कि कोई कांस्टेंट है, वो पॉजिटिव नेगेटिव सब ले रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, अरे बात सबको समझ में आ रही होगी। अब सर ये कह रहे हैं कि सर इसमें करें क्या आप। अब सर मुझे वॉल्यूम भी पता होना चाहिए किसी भी स्फेरिकल बॉल का और उसका सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए। अब अगर देखें तो सर थोड़ी सी कहानी इसमें यह आती है कि अगर मैं dv बाई dt के इसके वॉल्यूम को निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं सर d बाई dt, ठीक है, यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत ध्यान से देखना, और इंटू के, एस जो होता है ना बेटा, एस किसी भी स्फेरिकल वॉल्यूम मतलब स्फेरिकल बॉल का या किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, इसका मतलब सर इसको अपने लोग को सॉल्व करना है। हाँ सर, और सॉल्व करें इस पूरे को मुझे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए 4/3 तो बाहर हो जाएगा, पाई भी बाहर हो जाएगा, और आप देखो ना सर यहां पे आर क्यूब कितना हो जाएगा सर, 3r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 3r स्क्वायर होता है सर। कितना होता है सर, 3r स्क्वायर, लेकिन r को आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dr बाई dt भी बचेगा। और देखिए सर यहां पर k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आपका जैसे एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और आप देखिए ना 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल होते ही आपके पास बचता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना सर, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और आप देखो ना के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और देखा जाए तो सर डी आर बाई डी टी सीधा किसके बराबर आ गया सर, किसी कांस्टेंट के बराबर आ गया। और देखो बोला है प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, और देखो रेडियस डिक्रीज ही हो रहा है कांस्टेंट रेट के। अब वो प्लस माइनस हमने के में मान लिया था, इसलिए वो माइनस भी के अंदर माइनस भी आ जाएगा, तो इसका मतलब कि डी आर बाई डी टी हमारा के आ गया सर। अच्छा, मतलब ये बोला था कि वॉल्यूम उसका सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बोला ना स्फेरिकल बॉल इज डिसॉल्विंग इन वाटर सच अ मैनर दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम टी के रिस्पेक्ट में एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये हुआ। अब जब सबको सॉल्व किया तो देखा डी आर बाई डी टी किसी के बराबर आया, और देखो वही बोला है कि रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कांस्टेंट रेट, तो डी आर बाई डी टी देखिए के आया,
माइनस के अगर हम लेते तो सर यहां पे माइनस एस ले सकते थे, अगर हम यहां माइनस रखते तो सब में क्या होता था, यहां पे सब में सीधा सीधा क्या आता, सीधा सीधा ये माइनस आता सब में, और माइनस आते आते आप देखो ना जो रिजल्ट है डायरेक्ट वो माइनस के आ जाता। क्लियर है? क्लियर है? तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन का अप्रोच लेके चलेंगे, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सब सीधा सीधा आपको क्वेश्चन करना है, डिफरेंशिएट करना है, काम खत्म। बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपकी दाल गलेगी। क्लियर है? अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। क्या है अगला क्वेश्चन? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, कोई रेत गिर रही है पाइप से एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब सर अब तुरंत आपने इतनी चीजें सिखाई तो हमें यह पता चल गया कि आप ये कह रहे हो कि गिवन में कि एक चीज तो आप तुरंत लिख लो कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से एक चीज तो हिंट मिल गई कि जो dv बाई dt है ना वो कितना दे रखा है सर, वो दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है सर। अच्छा, तो मतलब dv बाई dt दे रखा है। अब वो भी देखो क्या है, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन। अच्छा, मतलब जो फॉलिंग सैंड है वो जो गिर रहा है, तो जब आप देखो ना कि कभी भी आपके घर, कहीं घर बन रहा हो, कहीं कुछ हो, तो कहीं भी अगर एक बालू मोरंग गिरे और कोई भी अगर ढंपर गिराती है तो देखो एक कोन का शेप बना लेती है। इमेजिन करो, बस इमेजिन, तो इमेजिन करोगे तो सर वही जो सैंड गिर रही है वो कोन का शेप बना रही है। वो कैसे बना रही है? ग्राउंड पे इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट ऑफ कोन है, ध्यान देना, जो हाइट ऑफ कोन होगा h, मान लेते हैं हम कि कोन की हाइट h हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर? 1/6 ऑफ द रेडियस, 1/6 ऑफ द रेडियस। मतलब इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस के बराबर होगा। अच्छा, तो मतलब dv बाई dt दे रखा है और h 1/6 r के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। और अगर इससे ऐसे कह सकते हो तो r को ये भी कह सकते हो आप, सर r 6h के बराबर हो जाएगा। r किसके बराबर हो जाएगा सर? 6h के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर ऐसा है तो सबसे पहले जी आगे क्या बोलता है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब हाइट कितने इससे इंक्रीज करेगा, मतलब dh बाई dt पूछा है सर। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम का बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा सर? वॉल्यूम ऑफ कोन जो बनेगी, वॉल्यूम ऑफ कोन वो कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, याद कर लो भैया, रट लो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई dt, ध्यान देना। अच्छा, उससे पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले मैं एक और चीज कर सकता हूं सर, यहां पर पाई आर की जगह मैं कुछ कर सकता हूं सर, और आर की जगह मैं रख दूंगा 6h। ऐसा क्यों सर? मैं चाह रहा हूं ये सारा एक ही टर्म के रिस्पेक्ट में बन जाए, क्योंकि अभी हमने बताया कि h जो है, देखो ना, हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब जो उसका रेडियस है उससे 1/6 होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहली चीज, अगर ये चीज हम करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जब सॉल्व करेंगे चीजों को तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है, यहां पर देखा कि वॉल्यूम जो है 1/3 पाई, और आर की जगह मैंने क्या रख दिया? आर की जगह मैंने 6h रख दिया। सो 6h का स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। अब अगर इसको वॉल्यूम को देखा जाए बेटा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 6 6 36 h स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर h के साथ करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? 1/3 इंटू पाई। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा सर? वॉल्यूम 1/3 इंटू पाई इंटू 6 6 36, और ये क्या हो जाएगा सर? h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो जाएगा। आप देखिए यही बचेगा। और सर अब जाके हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dv बाई dt क्या होगा बेटा? 1/3, सर पाई भी बाहर हो गया, 36 भी बाहर हो गया, क्योंकि सब कांस्टेंट हैं। h क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो सर इसका होता है 3h स्क्वायर, समझिएगा बात को, और h का कितना हो जाएगा सर? dh बाई dt। ओके, ये है कहानी। इसका मतलब h क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने x क्यूब के हिसाब से किया, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, x की पावर n वाला रूल लग जाएगा, nx टू दी पावर n माइनस 1, तो h क्यूब है तो 3, h की पावर 3 माइनस 1 तो 3h स्क्वायर, और h का dh बाई dt। क्यों? क्योंकि आप इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और फंक्शन किसके टर्म में है सर? h के टर्म में।
फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, h के टर्म में। तो इसका मतलब अब देखें अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और dv बाई dt आपका क्वेश्चन में पहले से कितना दिया हुआ है, dv बाई dt 12 दिया हुआ है। तो अगर dv बाई dt 12 दिया है तो हम यहाँ पे अगर 12 रख दें तो 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 36 पाई h स्क्वायर इंटू में dh बाई dt हो जाएगा। और अगर इतना होने के बाद अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो 12 अपॉन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, dh बाई dt हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो 12 1 12 3 36, तो अगर dh बाई dt की बात करें तो dh बाई dt कितना हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर हो जाएगा। और इतना होने के बाद अगर मैं dh बाई dt की जगह पे, अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा था सर dh बाई dt जब हाइट कितना हो जाए सर, जब हाइट कितना हो जाए 4 हो जाए तो कितना होगा सर, तो व्हेन h इज इक्वल टू 4 हो जाए तो इसका मतलब 1/3 इंटू पाई इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखें तो सर dh बाई dt जब h कितना था 4 था सर, इसका मतलब सर ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 48 पाई हो जाएगा। और 1/48 पाई होने का मतलब सर ऊपर वाला तो सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा था, सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर और पर सेकंड की बात हो रही थी, पर सेकंड। इसका मतलब कि सेंटीमीटर पर सेकंड में हमारा जो आंसर आएगा dh बाई dt का वो होगा 1/48 पाई। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया। क्लियर है, सबको क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता है, आप अपनी असल लाइफ में भी देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी डंपर से कोई भी अगर जो है आपका बालू या कोई भी गिट्टी ऐसा कुछ भी गिरेगा तो कौन का ही फॉर्म बनाएगा, और कौन का फॉर्म बनाएगा तो सारी कंडीशंस लगेंगी। क्लियर है, तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्म रेट, मतलब कोई भी सर्कल का एरिया किसी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है, देन प्रूव दैट पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द, मतलब पेरीमीटर जो है वो वेरी करे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मतलब कि ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर एरिया जो है किसी भी सर्कल का, गिवन में अगर देखा जाए तो किसी भी सर्कल का जो एरिया है ना सर वो dA बाई dt होता है। भाई t के रिस्पेक्ट में ही बताओगे आप, तो dA बाई dt कहता है सर किसी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। तो dA बाई dt किसी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, मतलब कि हमने कहा सर ये k के बराबर है, मतलब कोई कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। आगे बोलता है कि सर बताइए कि प्रूव दैट पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, मतलब जो आपका पेरीमीटर है dP बाई dt वो 1/r के करीब आ जाए, ऐसा कुछ करिए। तो सर ऐसा करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि हमें यह पता है कि एरिया हमारा किसी भी सर्कुलर वेव का कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी सर्कल का एरिया। और वहां t अगर रख दें तो इस पूरे वाले टर्म को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर को dA बाई dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाहर हो गया, r का हो गया 2r, समझिएगा बात को, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा सर 2 पाई r हो जाएगा। और 2 पाई r होने के बाद सर dr बाई dt बच जाएगा। और dr बाई dt बचते ही सर इधर आपका जो भी है इधर आपका k ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने केवल पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। इसका मतलब सर dr बाई dt अपना क्या हो जाएगा, dr बाई dt अपना k अपॉन 2 पाई r हो जाएगा सर, k अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। लेकिन अब सर कहानी ये है कि आपने ये तो ला दिया k अपॉन 2 पाई r, लेकिन अभी हमें क्या है सर, पेरीमीटर चाहिए। हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। और किसी भी सर्कल का पेरीमीटर जो होता है ना बेटा वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर ही होता है। तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जो p होगा किसी भी सर्कल का वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। और जब इसका dp बाई dt करेंगे तो dp बाई dt का मतलब सर केवल और केवल कितना बचेगा सर 2 पाई, ठीक है। और r का कितना हो जाएगा, जब r का डिफरेंशिएट करेंगे तो r सर बचेगा dr बाई dt, कितना बचेगा सर dr बाई dt। और अगर मैं इसमें देखूं तो सर यहां पर क्या होगा, यहां पे तो 2 पाई रह गया और यहां पर हमने dr बाई dt की जगह पे वैल्यू रखी तो k अपॉन कितना रख दिया सर
टू पाई आर। सर डी आर बाई डी टी कहां से मिला? डी आर बाई डी टी यहां से मिला सर, जब इसको डिफरेंशिएट किया था। तो डी आर बाई डी टी किसके बराबर आया? के अपॉन टू पाई आर के बराबर आया। और डी आर बाई डी टी की जगह के अपॉन टू पाई आर हम रख देंगे जब मैंने किसी भी सर्कल का पेरीमीटर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और टू पाई से टू पाई कैंसिल हुआ। और आप देखिए ना, डीपी बाई डी टी ऑटोमेटिकली क्या आ गया सर? डीपी बाई डी टी ऑटोमेटिकली आपका के बाई आर आ गया, मतलब आर नीचे आ रहा है सर। इसका मतलब ये चीज पता चल गई कि जो भी पेरीमीटर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, इसीलिए 1/r में आपकी प्रूविंग आई। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि एरिया कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था, तो बताइए पेरीमीटर उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगा। यही प्रोसीजर है, आपको बस समझना होगा कि किसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, और कौन सी वैल्यू किस जगह पे उठा के पुट करनी। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं सर। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है सर? सर एक लेडर है 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। कोई वॉल है सर, और इस पे कोई एक जो है एक सीढ़ी इसको लीन किया गया, मतलब जैसे वॉल है इस पे सीढ़ी है जिसकी चौड़ाई मतलब जिसकी लंबाई कितनी है सर? 5 मीटर। कितनी है सर? 5 मीटर। अब आगे क्या बोलता है सर? द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब सर जो इसका बॉटम है ना वो ये है सर बॉटम। इस बॉटम को इधर खींचा जा रहा है, ठीक है ना, इस बॉटम को इधर खींचा जा रहा है कितने? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मतलब इसका अगर कुछ एक्स वाई माने, अगर इसको हम x मान लें और इसको हम क्या मान लें सर? y मान लें इस दूरी को, तो आप देखो ना कि x को खींचा जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है तो ये नीचे आएगा। इसका मतलब dx बाई dt कितना दे रखा है सर? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहता है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल। जो वॉल है भाई इसको इधर खींचोगे तो ये सीढ़ी नीचे आएगी, इसका मतलब कि वो डिक्रीज करेगी। तो ये जो सीढ़ी नीचे आएगी तो सर ये हाइट कितनी, मतलब dy बाई डी टी कितने रेट से डिक्रीज करेगा जब फुट ऑफ लेडर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये दूरी ऑलरेडी 4 मीटर दे रखी हो तो, मतलब x ऑलरेडी कितना दे रखा हो? 4 दिया हो तो सबसे पहले तो फिलहाल में हमें यहां पर अगर इस पूरी कंडीशन को बनाया जाए तो जो फुट है ए बी और ये सी, तो हम सबसे पहला क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में लेट ए बी इज इक्वल टू 6 मानेंगे, ए बी इज इक्वल टू x मान लेंगे, और जो AC है उसको हम मान लेंगे y। मान लिया। और फिर आगे क्वेश्चन में गिवन में क्या है बेटा? गिवन में बोलता है कि जिस समय फुट से और ये दूरी जहां भी खिसकाई जाएगी उस समय जब x रहा होगा, जब इसको बिना खिसकाए देखा गया होगा तो 4, ये जो 4 दिया ना 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये वाली दूरी 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। इसका मतलब हम कहें कि x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है ऑलरेडी। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि सर जो फुट ऑफ द लेडर है जो BC है वो किसके बराबर है? वो जो भी लेडर है उसकी लंबाई कितनी है सर? 5 है। अब सर कैसे करें इसको? मतलब कह रहा है सर, और क्वेश्चन में एक और चीज रखी है सर, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी दे रखी है सर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब इसको खिसकाया तो खिसकाने पर dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया था, तो dy बाई डी टी निकालना है कि जब ये उधर जाएगा तो ये नीचे आएगा और डिक्रीज होगा, तो हाइट कितने रेट से डिक्रीज करेगी, मतलब जो y माना है हाइट वो dy बाई डी टी हमें निकालना है। तो सबसे पहली चीज कैसे बनाया जाए सर? अब देखो ना, क्या इन ट्राइंगल ABC, क्या ये जो सीढ़ी और ये जो वॉल है और जो फुट है ये सब मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया? हाँ सर किया। और देखा जाए तो अगर इसमें देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो y स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर श्योर आएगा। और जब इसको सॉल्व करें तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू सर 25 हो जाएगा। और जब इस पूरे टर्म को हम डिफरेंशिएट करें, यही क्वेश्चन नंबर ए हो गया, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, तो 2y हो गया, और y का क्या हो जाएगा सर? dy बाई डी टी। समझिएगा बात को। और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और x का क्या हो जाएगा सर? dx बाई डी टी। और 25 का हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है। और देखा जाए तो 2 कॉमन है तो y dy बाई डी टी प्लस x dx बाई डी टी बराबर 0 हुआ सर। देख रहे हैं? और मुझे कुछ दिया है क्वेश्चन में,
सर क्या दिया है सर, अगर मैं dy बाई डी टी निकालने पहुंचूं तो dy बाई डी टी, समझिएगा बात को, और प्लस में सर dx बाई डी टी दिया हुआ है, dx बाई डी टी कितना दिया है 2, और सर x 4 दे रखा है, dx बाई डी टी 2 दे रखा है सर, और x दिया है 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और देखा जाए तो dy बाई डी टी इंटू में y, बहुत ध्यान से देखिए सर, ये 8 हो गया बराबर 0 आ गया सर। और अगर देखा जाए तो सर dy बाई डी टी हमें मिल तो रहा है, लेकिन सर सबसे बड़ी दिक्कत कि जब 8 इधर जाएगा तो -8 और y मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा तो माइनस का 8 बाई वाई। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात सर कि y नहीं मिल रहा, और y नहीं मिल रहा तो कैसे करें, y कैसे मिलेगा? तो y मिलने के लिए सबसे पहले अगर मैं पुट x इक्वल टू 4 रख दूं इन इक्वेशन नंबर ए में तो सर मुझे मिल जाएगा। कैसे सर? वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे मुझे पता था फुट, दीवार से फुट कितना जो दूरी थी वो 4 थी और वो 25 है। इसका मतलब कि सर ये वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25 हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया सर 9। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया सर रूट में 9 बोले तो वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा, तो y की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आई है। हाँ सर, अब उठा के पुट कर दें अगर इक्वेशन नंबर बी में, ध्यान दीजिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी से अगर हम रखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी में अगर हम रखते हैं वैल्यू को तो क्या होगा सर, dy बाई डी टी जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा -8 बाई y की जगह हम क्या करेंगे 3 रख देंगे, क्योंकि y हमारा कितना आया है 3 आया है सर, और y अगर 3 आया है तो ये वैल्यू उठा के अगर हम पुट करते हैं तो कितना मिलेगा सर -8/3 मिल जाएगा, और सेंटीमीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आएगा। मतलब -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी, इसीलिए माइनस में आंसर आया है। डिक्रीज होगी तो ऑलरेडी आंसर माइनस में आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन के अप्रोच को हम लेके चलेंगे। सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखिए ध्यान से। कहता है सर अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 151.5 मीटर। सर ये कोई काइट है, यहाँ पर काइट है, ठीक है ना, हम कह देंगे काइट है। वो काइट अपनी ज़मीन से 151 ध्यान दीजिएगा 151.5 मीटर दूरी से, मतलब हाइट से वो उड़ रही है, और इसकी वेलोसिटी आगे देखिएगा, कहता है क्वेश्चन में इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो काइट है वो उधर की तरफ भाग रही है, तो उधर की तरफ भाग रही है, इसका मतलब कि सर जो काइट की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है सर 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब 10 मीटर पर सेकेंड होने का मतलब है, अगर मैं इसको देखूं तो पूरी कंडीशन में एक और चीज दे रखी है सर, एक और चीज दे रखी है। क्या दे रखी है समझिएगा, हाउ फास्ट द स्ट्रिंग बी लेट आउट। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का मतलब कोई बच्चा यहां पकड़े रहा होगा, उसकी हाइट ऑलरेडी बॉय की दे रखी है, कुछ बॉय की हाइट देखिए कुछ दे रखी है। वो कितनी दे रखी है सर 1.5 मीटर। तो बॉय की हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। कितनी है सर 1.5 मीटर है। और इसको हम अगर इसको ज्वाइन कर दें, सर यही स्ट्रिंग है जो बच्चे ने पकड़ रखा और पतंग को उड़ा रहा है, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जो स्ट्रिंग है जो बच्चे ने पकड़ रखा है, ये चीजें हमें समझनी है कि सर ये आगे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सर व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय। काइट जो है वो 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय से दूर है, 250 मीटर दूर है। इसका मतलब कि 250 मीटर ये दूरी होगी, लेकिन वो कब रखना है वो हमें समझना है। फिर आगे कहता है कि हु इज फ्लाइंग फ्रॉम द काइट द हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर। अगर ये 1.5 मीटर है बच्चों तो ये भी 1.5 मीटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतनी दूरी भी 1.5 मीटर होगी। अब सर कहानी में ये कह रहा है क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बी लेट आउट। अगर पतंग 10 मीटर पर सेकेंड से उड़ रही है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाली दूरी को अगर हम x मान लें और ये वाली दूरी को हम क्या मान लें सर कि y मान लें, कि कितने रेट से ये जो स्ट्रिंग पकड़े हुए है वो कितने रेट से वो लेट आउट होगा जब पतंग आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो पतंग अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, वेलोसिटी उसकी आगे की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब जमीन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भाई ये तो 10 मीटर पर सेकेंड है। ये क्या है यही समझना था क्वेश्चन में। तो अगर हम गिवन में लिखें तो सबसे पहली चीज हमें समझनी होगी सर, जो वेलोसिटी है काइट की वो कितनी है सर 10 मीटर पर सेकेंड,
और फिजिक्स के अनुसार वेलोसिटी क्या होती है सर, dx बाई dt, ऑब्वियस ही बात है। तो हम जानते हैं कि कैलकुलस मेथड के हिसाब से dx बाई dt जो हुआ, जो काइट की वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अच्छा, इसका मतलब जो काइट की हाइट है, जो काइट की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने dx बाई dt से डिनोट कर दिया। अब आगे क्या बोलता है सर, आगे बोलता है सर y जो स्ट्रिंग है वो कितनी रेट से, मतलब उसके आगे बढ़, जब पतंग आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप देखते हो ना कि जो मांझा होता है जिससे पतंग उड़ती है, तो उसको आप इसमें एक आपका वो होता है जिसमें आप लपेट के रखते हैं अपने स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग भाई जितनी पतंग आगे बढ़ेगी तो उतना ही वो ऐसे खुलता जाएगा। आप समझ पा रहे होगे, आपने पतंग उड़ाई होगी, सबने पतंग उड़ाई होगी, तो अब जब वो खुलता जाएगा धागा, तो जितनी रेट से, कितनी रेट से वो, मतलब लेट आउट बोला है ना क्वेश्चन में, लेट आउट कितनी रेट से वो धागा खुलेगा, इसका मतलब हमसे डी वाई बाई डी टी पूछा है कि डी वाई बाई डी टी बताओ। और आगे क्वेश्चन में बोलता है कि 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, जो काइट की दूरी है, तो ये काइट की दूरी यही भी है कि जिस समय काइट रहा होगा, अभी तो ये डी वाई बाई डी टी बढ़ेगा, लेकिन जिस समय काइट रहा होगा एक समय जिस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, उस समय काइट कितने दूर था 250 मीटर। इसका मतलब y की वैल्यू यहां पर एक बता दिया गया है कि y एक तरीके से आपका कितना है सर 250 मीटर है। अब सर बात आती है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए। तो सबसे पहली चीज आप देखो कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और आपको ये देखो कि अगर मैं देखूं तो सर ये पूरी दूरी 151.5 मीटर थी और हाइट लड़के की कितनी है 1.5, तो घटाओगे तो ये दूरी कितनी आ जाएगी। अगर इस दूरी की बात करें हम तो ये दूरी कितनी होगी सर, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको लिख लें a हो गया, ये वाला पॉइंट को हम b मान लेते हैं, इसको c, इसको d और इसको e। तो अगर मैं कहूं सर कि जो bc डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो 151.5 को 1.5 से माइनस कर दें तो 150 मीटर बचेगा सर। इसका मतलब जो BC की दूरी आने वाली थी वो 150 मीटर होगी। इतनी बात सबको समझ में आई, वो कितनी दूरी होगी 150, मतलब सर ये दूरी 150 मीटर होगी। और सर ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC का फॉर्मेशन हुआ, जो कंडीशन जैसे पतंग उड़ रही थी, जहां बच्चा खड़ा है वो मांझे को लेकर, तो जो रस्सी को लेकर जो जिससे आपकी पतंग उड़ रही है, तो ये कंडीशन एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि y हमारे लिए हाइपोटेन्यूज हुआ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। और इसी वाली कंडीशन को इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, और इस वाली कंडीशन को अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई dt बचेगा बच्चों। और 150 का जो स्क्वायर आ रहा है ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, और जो x स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन 2x, और x का कितना बचेगा बच्चों 2x dx बाई dt। और 2 से 2 देखो यहां से कैंसिल आउट हुआ, तो dy बाई dt कितना आया बेटा, dy बाई dt यहां से हमारे पास कितना आ जाता है, और dy बाई dt और x कितना है सर, x तो नहीं पता लेकिन dx बाई dt का पता है सर, dx बाई dt कितना है सर 10, x हमें नहीं पता तो इसका मतलब x बाई y हो जाएगा सर, क्योंकि y को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आएंगे। तो सर हमें एक चीज तो पता चल गई कि dy बाई dt जो आया वो किसके बराबर आया सर 10x बाई वाई, किसके बराबर 10x बाई वाई। और क्वेश्चन में y तो दे रखा है सर, y कितना दे रखा है सर वो रख दें अगर, तो y हमारे पास दे रखा है dy बाई dt इज इक्वल टू 10x बाई वाई, का मतलब अगर हम यहां पर x को x ही रखें और y की जगह 250 रख दें तो ये कितना आएगा सर, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसका मतलब सर ये आएगा जो dy बाई dt जो हमारा आएगा वो कितना आएगा सर x बाई 25, x बाई 25 करके आएगा सर। और अब हमसे dy बाई dt ही पूछ रहा था और हमने y की जगह वैल्यू रख दी, तो dy बाई dt हमारे पास x बाई 25 आ रहा है, तो x कैसे निकले सर, तो आप ये समझो कि y हमें पता है, y हमें कितना पता है सर, y हमें पता है, y हमें 250 पता है। तो अगर हम इक्वेशन ए की बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से हम जहां ये कह रहे हैं कि y स्क्वायर जो है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है, है कि नहीं है, अरे बोलो, अगर 150 का स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब कि y की जगह पे क्या हम 250 रख सकते हैं, हाँ सर रख सकते हैं, माइनस ये इधर चला जाएगा तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा
और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। और 250 का स्क्वायर और 150 के स्क्वायर को सॉल्व करने से अच्छा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, तो 250 माइनस 150 एक ब्रैकेट में और 250 प्लस 150 एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी और ए प्लस बी कर दें। तो आप सोचो सर 250 में से 150 जाएगा तो 100 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा सर, अगर 250 में से 150 जोड़ेंगे तो 250 में 150 अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा सर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब सर ये एक्स स्क्वायर में ये कितना आ गया 1 2 3 4 जीरो, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सर ये 200 आएगा। कितना आएगा सर, इसका जो स्क्वायर होगा वो 200 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 200 आ गई। और जब x की वैल्यू 200 आ गई, सर हमसे dy बाई डी टी पूछा था, तो dy बाई डी टी पूछने के लिए सबसे पहली चीज अगर हम x की जगह 200 बिठा दें तो 200 अपॉन 25 हो जाएगा, और देखा जाए तो 25 8 इसका मतलब कि 25 8 200 होता है। इसका मतलब अगर 25 को 8 से करें तो 8 5 40, 8 2 16 20। इसका मतलब हम देखें सर जो हमारे पास dy बाई डी टी आता है वो कितना आता है सर, वो हमारे पास 8, ध्यान दीजिएगा 8 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ था, तो 8 मीटर पर सेकेंड हमारा वैल्यू आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है कि जो पतंग खुलेगी वो कितने रेट से खुलती जाएगी, उसमें से जो धागा खुलता जाएगा वो 8 मीटर पर सेकेंड से खुलता जाएगा, और पतंग हमारी 10 मीटर पर सेकेंड से उड़ रही थी जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी थी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन के अप्रोच को समझेंगे कि सर 1.5 मीटर लड़का था वो भी घटेगा, तब जाके ये क्वेश्चन लग पाएगा। तो जो पहले क्वेश्चन था फुट ऑफ लेडर वाला, उससे जस्ट थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ये। इसमें ये 1.5 मीटर को ले आए हैं जिससे आपको ये समझ पाए कि अगर उस तरह का क्वेश्चन जो लेडर वाला है उसी तरीके से काइट के क्वेश्चन को अगर दे दें तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है, सबको समझ में आया होगा कि जो पतंग अगर 10 मीटर पर सेकेंड से उड़ रही है तो जो उस पर धागा निकलेगा पतंग से, तो वो जो भी धागा इससे बंधा हुआ है वो कितने रेट से जो है इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज ही करेगा। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी टी हमारा कितना आ गया सर, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। सबको क्लियर हुआ होगा, सबको क्लियर हुआ होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, 9वां क्वेश्चन, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। सर एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है सर इसके सारे साइड्स सब बराबर होते हैं, साइड ए और साइड ए, मतलब सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल 60-60 डिग्री होंगे। तो अगर मैं कहूं कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने साइड को क्या मान लिया, हमने साइड को मान लिया कि सर लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी कितना सर, ए मान लिया। तो क्वेश्चन में बोलता है सर कि डीए बाई डी टी कितना है सर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है सर। मतलब एरिया जो साइड है उसका टी के रिस्पेक्ट में डीए बाई डी टी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसका एरिया कितने रेट से इंक्रीज करेगा जब उसकी साइड कितनी दे दी हो, जब ए कितना दे दिया हो, 10 सेंटीमीटर दे दिया हो। अच्छा, तो सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। अब देखो अगर आपको रटा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला है कि अगर आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता है ए, तो आप तुरंत क्वेश्चन को लगा सकते हो और फॉर्मूला याद करके रखना है, क्योंकि हमें चीज़ों को सिंपल करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे का समय कम पड़ जाता है, क्योंकि हमें लिखना है पूरा, और लिखना है तो छूटे ना पेपर, इस चीज़ का ध्यान देना है। इसलिए ऐसी चीज़ों को हमको एकदम रट के चलना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो डीए बाई डी टी सर √3/4 हो जाएगा बाहर, ए स्क्वायर का होगा 2a, समझिएगा बात को, एक स्क्वायर का होगा कितना सर, ए स्क्वायर का होगा 2a, और ए का भी सर डीए बाई डी टी बचेगा सर, ए का भी डीए बाई डी टी बचेगा। और देखा जाए तो डीए बाई डी टी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर मैं एरिया निकालूं डी बाई डी टी तो कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3/4, समझिएगा √3/4, और साइड ए कितना है सर, साइड 2a होगा, और डीए बाई डी टी कितना दे रखा है, डीए बाई डी टी 2 दे रखा है सर, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये कितना बचा सर, डीए बाई डी टी जो बचा आपका वो बचता है √3/4 इंटू 4a, 4 से 4 कैंसिल, सर डीए बाई डी टी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ √3a बच रहा है, और डीए बाई डी टी
कितने पे पूछा है सर, कितने पे पूछा है, जब ए कितना दिया हो सर, ए कितना दिया होगा सर, ए कितना दिया होगा जब ए 10 सेंटीमीटर दिया हो, जब साइड 10 सेंटीमीटर दिया हो तो क्या होगा सर, ए की जगह 10 सेंटीमीटर रख देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये ए की जगह 10 रखा तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया और हमारा आंसर यहीं पे लॉक होता है। तो ये हमारा 10√3 आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन के अप्रोच को समझना है, समझते रहिएगा, फॉर्मूला रटते रहिएगा, ये चैप्टर बहुत आसानी से लग जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन पक्का आएगा इससे बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अ मैन 2 मीटर टॉल, कोई मैन है वो 2 मीटर टॉल है और कहता है कि वॉक्स एट द रेट ऑफ 1 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट विच इज 5 होल 1/3 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एट वॉट रेट इज द टिप ऑफ द शैडो मूविंग। ठीक है, और फिर आगे कहता है एट वॉट रेट द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग व्हेन ही इज 3 होल 1/3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट। अच्छा, मतलब सर क्वेश्चन में कहानी ये है कि सर कोई पोल है जिस पे लाइट लगी हुई है और एक आदमी है जो इसके आगे है। इसका मतलब जो पोल है उसकी हाइट कितनी है, 5 होल 1/3, 5 होल 1/3। तो 5 होल 1/3 ना लिखकर 3 5 15 + 1 16/3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो 16/3 मीटर सर पूरी हाइट हम मान लेते हैं, हमारे लिए आसान होगा। उस मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब सर कहता है इस पे स्ट्रीट लाइट पे रोड लगा, इस पे इसके ऊपर जो है लाइट पड़ रही है तो इसकी परछाई आगे बनेगी। अब इसकी टिप की परछाई आगे बनेगी तो सबको अगर हमने ज्वाइन किया, सबको हमने अगर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिया, समझना बात को, तो कहता है क्वेश्चन में क्या, दो चीजें निकालनी है। एक तो निकालनी है कि एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, इसकी जो टिप है वो शैडो कितने रेट से मूव करेगा। मतलब दो चीजें चाहिए। ये मुझे दूरी पता है नहीं तो इसको मैं अगर x मान लूं और इतनी दूरी को मैं अगर y मान लूं, समझना बात को, तो मुझसे कहता सर इसकी टिप मूविंग मतलब y मूविंग, तो इसकी टिप तो यही यहां कहीं आएगी। तो जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आगे इसका ये जो शैडो बढ़ता जाएगा। इसकी शैडो ये है, इसका मतलब कि dy/dt भी पूछा है और टोटल यहां इसके फुट से यहां तक का भी पूछा है, मतलब x + y, जिसको हम कुछ दूरी मान के करेंगे। समझ पा रहे हैं ना, मतलब इसका भी शैडो यहां तक पूछा और इस टिप का भी शैडो पूछा है, क्योंकि देखो बोला है टिप ऑफ शैडो मूविंग, फिर कहता है व्हाट रेट ऑफ द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग व्हेन ही इज 3 होल 1/3 मीटर फ्रॉम द बेस। मतलब ये दूरी जो है 3 होल 1/3 अगर दिया हो तो बताइए कि इसका जो ये पूरी दूरी कितने रेट से इसका मूविंग करेगा। मतलब दोनों चीज चाहिए। तो पहले एक चीज निकालते हैं सर, इसका जो शैडो यहां पड़ेगा, इसकी जो, जैसे मैं है, अब मेरे पीछे कोई पोल होगा तो उसके ऊपर टिप होगा, तो अब जब उसके ऊपर लाइट लगी है तो मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरी आगे शैडो बनेगी। तो मैं जब भी आगे बढ़ूंगा तो शैडो आगे उतनी ही आपकी बढ़ती जाएगी। तो वो ही पूछा है कि पहले dy/dt पूछा है, उसके बाद दोनों इसके फुट से कितनी दूरी होगी, मतलब कितना चेंज होगा, कितना लेंथ ऑफ शैडो का जो है पूरा कितना चेंज होगा x + y के दूरी से। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज हमने चीजों को मान लिया और इधर देखिए ये जो कितने मीटर टॉल है वो 2 मीटर टॉल है। कितना है सर, 2 मीटर टॉल है। अब हम देखें तो सर ये जो चीज दिया है वॉक्स एट द रेट ऑफ 1 होल 1/3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट। तो इसका मतलब सर टुवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट का मतलब कि सबसे पहली चीज कि ये जो दिया ना कि 2 मीटर टॉल वॉक्स एंड एट द रेट ऑफ 1 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द स्ट्रीट लाइट विच इज, ये इतना ग्राउंड से दूरी पे है। मतलब सर वो कितनी, ये जो चल रहा है, ये जो आदमी चल रहा है वो कितने स्पीड से चल रहा है सर, वो चल रहा है हमारा 1 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड से। ये जो स्पीड दे रखी है वो क्या है, वो क्या दी गई है वो समझना है हमें। तो सबसे पहली चीज हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है सारी चीजें, पहले इसको हम नामकरण दे देते हैं ABCD, ठीक है, और ये हो जाएगा E। अब क्या कहता है सर क्वेश्चन में, सबसे पहली चीज कि मुझे एक चीज देखने में समझ में आती है सर, इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है कि ट्रायंगल ABD, पूरा एक ट्रायंगल ABD है, समझिएगा बात को, और एक ट्रायंगल जो दिया हुआ है, ठीक है,
वो जो है सिमिलर है किसके, वो है ईसीडी के। क्या है कि नहीं है? आपने अभी सिमिलरिटी पढ़ी होगी ट्राइंगल में। देखिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है कि नहीं है? अरे हैं सर, क्योंकि देखिए 290 बन रहा है और कॉमन एंगल डी है। मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो दोनों आपस में क्या है, वो दोनों आपस में क्या है, जल्दी बताइए। वो दोनों आपस में सिमिलर हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से। कैसे? दोनों के 90 और एंगल डी कॉमन। ओ तो ये है तरीका सर। अगर ये सिमिलरिटी बाई एंगल से है, बाई एंगल सिमिलरिटी से अगर हो रहा है सर, तो अब कहानी क्या होगी? अब कहानी ये होगी कि अगर देखें तो सबसे पहली चीज हमने लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स और सी डी को वाई माना है। बी सी इज इक्वल टू एक्स और सी डी को क्या मान लिया है सर? वाई। तो अगर मैं देखूं तो सर ए बी का रेशियो ई सी के साथ, ध्यान दीजिएगा, ए बी का रेशियो ई सी के साथ, क्लियर है, और पूरे बी डी का रेशियो सी डी के साथ, ध्यान दीजिएगा, पूरे बी डी का रेशियो सी डी के साथ, और पूरे ए डी का रेशियो ई डी के साथ बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, जरूर होगा। और देखा जाए तो पूरा ए बी अगर देखें तो पूरा ए बी 16/3 है, ध्यान दीजिएगा, और पूरा ई सी कितना है सर? 16/3 और अपॉन 2। और सर पूरा बी डी कितना है सर? x प्लस वाई है, और पूरा सी डी कितना है सर? y। इन दोनों रेशियो को अगर अभी हम ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अगर इसको हम लें तो क्या होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा? 16/3 इंटू वाई हो जाएगा। और इधर कितना आएगा सर? इधर कितना आएगा? इधर 2 टाइम्स x प्लस वाई हो जाएगा सर, समझ रहे हैं? और देखा जाए तो 16/3y का मतलब अगर 3 को उधर भेज ही दें तो 16y और 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6x प्लस वाई। और इसको सॉल्व अगर किया जाए सर तो 16y, ध्यान देना बात को, और क्या आता है? 6x प्लस 6y हो जाएगा, और 16y माइनस 6y इधर भेज देंगे इज इक्वल टू 6y। और देखो 10y इज इक्वल टू 6x जैसा रिलेशनशिप आया। और अगर मैं देखूं तो सर इसको डिफरेंशिएट करूं टी के रिस्पेक्ट में तो 10, ध्यान दीजिए ना, 10 इंटू कितना हो जाएगा सर? डी वाई बाई डी टी। समझिएगा, इसको टी के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा सर? डी एक्स बाई डी टी। और देखा जाए तो सर यहां पे जो एक्सप्रेशन में डी वाई बाई डी टी हमसे पूछा था डी एक्स बाई डी टी क्या है, तो सर हम देखें सर डी एक्स बाई डी टी कुछ ऐसा दे रहा है, देखो ना, अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 2.3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट विच इज इतना। मतलब सर जो मैन है वो ऐसे मूव कर रहा था, मतलब मैन यहां से यहां तक आया होगा, मतलब जो स्ट्रीट लाइट है उससे यहां से दूरी पे आया होगा, इसका मतलब कि एक्स टी के रिस्पेक्ट में बढ़ा होगा ना। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में एक चीज मैं भूल गया था कि dx बाई डी टी भी दे रखा है, और dx बाई डी टी कितना दे रखा है सर? 1/2/3, और 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 हो जाएगा सर। 5/3 मीटर पर सेकेंड ये मुझे dx बाई डी टी दे रखा था। और अगर 5/3 मीटर पर सेकेंड मुझे dx बाई डी टी दे रखा है तो 10 dy बाई डी टी, समझना बात को, यहां 6 इंटू क्या हो जाएगा सर? 5/3 हो जाएगा। और 5/3 होते ही 3 1 जा 3 2 जा 6, तो देखा जाए तो 10 dy बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो सर dy बाई डी टी कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा आंसर था क्या? शैडो। ये जो शैडो इसकी बनेगी, इस टिप की शैडो dy बाई डी टी के हिसाब से 1 मीटर पर सेकेंड से वो बढ़ेगी। क्लियर है? तो अभी dy बाई डी टी निकाला हमने। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? एट व्हाट रेट दैट लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग, लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग व्हेन ही इज 3/3 फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट। मतलब पूरी लेंथ ऑफ शैडो चाहिए, पूरी कहानी, मतलब इसकी पूरी शैडो चाहिए x प्लस वाई। तो सबसे पहली चीज अगर हम पूरी बी डी को, जो x प्लस वाई है, पूरी लेट जो बी डी है, ध्यान देना, लेट जो बी डी है वो किसके बराबर है सर? x प्लस वाई। उस पूरे को अगर हम कुछ p लेंथ मान लें तो अब देखो अब कहानी क्या होगी सर? अब कहानी ये होगी, क्या हम ए बी अपॉन ई सी को, ए बी अपॉन ई सी, ध्यान देना बात को, इज इक्वल टू जो रेशियो था, क्या हम ए डी अपॉन ई डी के बराबर कर सकते हैं? ए डी अपॉन ई डी के बराबर कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। सर ये ऐसा किया क्यों? ये रेशियो क्यों बराबर किया?
आपको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन इस लोग के कई लोग में दिक्कत हो, सर ऐसा रेशियो क्यों लिखा? तो ये तो आपने ट्राइंगल में इतना पढ़ा है, जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या, जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियोज, वो बराबर होता जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी की ईसी थी, फिर ए डी की पूरी ईडी थी, फिर बी डी का पूरा सी डी था। उसी तरीके से जब हमने ये दोनों कंडीशन में लिखा तो ए बी हमारा कितना है, ध्यान देना, ए बी हमारा कितना है सर 16/3 है, और ई सी हमारा कितना है सर 2, ई सी हमारे लिए 2 है, और ए डी कितना हो जाएगा सर, ए डी की बात करें अगर तो ये पूरा ए डी अगर देखें तो ये पूरा एडी अगर हमें पता है क्या कि व्हेन ही इज 3 होल 1/3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट, तो अब समझो इसको तो हमने पी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, पी मान लिया बीडी को। तो अगर हम कहें कि बीडी अपॉन सीडी ही ले लें, अगर टोटल केवल बीडी अपॉन सीडी लें, मान लो हम यहां पर एडी ना लेते हुए, समझना बात को, हम एडी ना लेते हुए हम क्या ले लें, यहां पर ऐसा ले लें, पूरा बीडी है हमारे पास, हाँ ठीक है, पूरा बीडी अपॉन सीडी ले लें, पूरा बीडी, ध्यान दीजिएगा, अपॉन सीडी ले लेते हैं, समझिएगा बात को। तो पूरा बीडी अपॉन सीडी अगर लेते हैं तो सीडी हमारा कितना है वाई, और इसको हम पूरा पी मान लें, इसको पूरा पी मान लें, तो 16 होल 1/3 ये पी हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा सर वाई, यहां कितना हो जाएगा वाई, और इस पूरे लेंथ को हमने पी मान लिया था, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 16, और ये 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 हो जाएगा, और P, और ये कितना है सर y। अगर हम देखें तो P को उधर भेजे तो 8/3 y हो जाएगा, और जब इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं dp/dt, पूरी लेंथ को जो P माना था, तो कितना हो जाएगा सर 8/3 इंटू वाई बोले तो dy/dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर dy/dt। और अभी dy/dt हमने कितना निकाला है सर, अभी हमने dy/dt निकाला है 1 मीटर पर सेकेंड, तो 8/3 इंटू 1 हो जाएगा, तो dp/dt जो हो गया वो किसके बराबर आ गया, 8/3 मीटर पर सेकेंड के। और हमारा जो हमें टिप चाहिए थी, हमें जो टिप से दूरी चाहिए थी यहां तक, वो हमारी कितनी मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी, 8/3 मीटर पर सेकेंड से, जो कि ये पूछा है, एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग, जब बेस ऑफ लाइट से दूरी कितनी हो 3 होल 1/3। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यह पता चल गया कि सर ये इस पूरी दूरी से कितना होगा dp/dt, जब x प्लस वाई की दूरी से लेंगे तो 8/3 होगा, और जब शैडो की टिप से लेंगे तो dy/dt कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि मतलब आप सोचो कि इस तरीके के क्वेश्चंस जब बहुत टफ होगा पेपर तो ऐसे डाल देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत आसान दे देंगे आपको, इस तरह के क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 at the uniform rate of 2 centimeter per second in the surface area through the tiny hole from the vertex of the bottom. When the slant height of the cone is 4 centimeter, find the rate of decrease of slant height of the water. मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर का मतलब कि जैसे थोड़ा सा अगर हम फिगर को बनाए तो ज़्यादा एग्जैक्ट समझ में आएगा। सर ऐसा कोई कोनिकल फनल था, उस कोन को अगर हमने बनाया तो उस पर यह बताया जा रहा है कि सर यहाँ पे उसकी कुछ होल है, ठीक, और यहाँ से कुछ पानी गिर रहा है, और वो पानी कितने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से गिर रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। अब जबकि पानी गिर रहा है इसका मतलब वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब हम सबसे पहली चीज़ तो ये लिखेंगे कि भैया dv/dt ना, पहले हम ये कह देंगे कि -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ये तुरंत आप माइनस लगा दो, क्योंकि डिक्रीज करेगा, पानी गिरेगा। अब पानी गिरता गया, किसी स्टैंड टाइम t पर मान लो पानी यहां तक आ गया, ऐसे होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो पानी कम होता गया, और उस समय उस इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट पे हमने रेडियस r मान लिया, इसका h मान लिया हाइट किसी भी कोनिकल फनल का, और हमने l हाइट मान लिया, मतलब स्लैंट हाइट मान लिया। तो LHR किसी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी, ठीक है, इंस्टेंट टाइम t, ठीक है ना, एट एनी इंस्टेंट t, टाइम t पर हमने कहा कि उस समय जो कोनिकल फनल होगा उसका हाइट h हो, रेडियस r हो, और स्लैंट हाइट l हो। बात समझिएगा। अब पानी निकल रहा है
तो पानी 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से निकल रहा है। तो पूछता है कि सर ये जो dl बाई डी टी है, dl बाई डी टी ही पूछा आपसे क्वेश्चन में, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। मतलब मुझे क्वेश्चन में एग्जैक्टली dl बाई डी टी पूछा जा रहा है। तो सर dl बाई डी टी निकले कैसे, जबकि मुझे dv बाई डी टी दे रखा है। अब सबसे पहली चीज कि जब मैं वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा ही होगा, हमने यहाँ tan इंस्टेंट टाइम t पर माना है। अब दिक्कत इस बात की है सर कि अगर मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मामला ये फंस जाएगा कि r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, तो किसके रिस्पेक्ट में करूं। अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, प्रोडक्ट रूल लगा भी दूंगा तो l जैसा कोई टर्म यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि मुझे वॉल्यूम को l के टर्म में करना पड़ेगा, तभी मैं dl बाई डी टी निकाल पाऊंगा। अब सब l के टर्म में बने कैसे। आप सोचो कि क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, सेमी वर्टिकल एंगल π/4, और सेमी वर्टिकल एंगल π/4 बच्चा लोग ये है, सेमी वर्टिकल एंगल ये है सर, इसका मतलब सर ये π/4 है, मतलब 45 डिग्री है। तो अगर मैं ये कहूं सर कि जो π/4 है, तो π/4 के हिसाब से अगर मैं L, H और R के बीच में अगर रिलेशनशिप बताऊं, तो रिलेशनशिप के हिसाब से अगर मैं इसको कह देता, इसको मैं O कह दूं, इसको A कह दूं, इसको और B कह दूं, तो आप ये कह सकते हो कि इन ट्राइंगल OAB में एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। और देखो ये π/4 दिया है, तो π/4 जिससे अटैच वो बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज L है। तो अगर मैं ये कहूं कि cos 45 डिग्री बोले तो cos 45 मतलब π/4 वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। तो बेस कितना है सर h, हाइपोटेन्यूज कितना है L, और cos 45 कितना हो जाएगा सर √1/√2 होगा। cos 45 1/√2 होता है, तो h कितना आ गया h/L 1/√2। और h देखा जाए सर h आपका L/√2 आ गया सर, h जो आया वो L/√2 है सर। उसी तरीके से मैंने कहा सर r भी मेरे को चाहिए, तो r भी मैंने देखा तो r मेरा परपेंडिकुलर है अब π/4 के सामने है तो, और हाइपोटेन्यूज L है, तो यहां पर मैं कह दूंगा कि सर sin π/4 कितना हो जाएगा सर, sin π/4 जो है वो r/L हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और सर फिर ये क्या हो गया 1/√2 हो गया, और r/L इज इक्वल टू, तो r भी सर L/√2 आ गया। अच्छा सर अब r भी L/√2, h भी L/√2। अब मैं अगर अपने वॉल्यूम वाली इक्वेशन पे आऊं, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल फनल, तो वॉल्यूम वाली इक्वेशन पे आता हूं, तो वॉल्यूम कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था ना सर। तो r की जगह r ना रखकर हमने कहा L/√2 का स्क्वायर कर दो, और h की जगह केवल L/√2 रखो, आपका काम हो जाएगा। और अब देखा जाए सर तो कहानी सेट है। कैसे कहानी सेट है, अगर मैं यहां पर देखूं उसको सॉल्व करूं, तो ये जो वॉल्यूम है वो मेरा कितना आ गया सर 1/3, समझिएगा बात को सर, ये पाई ही रहेगा इनटू सर ये L स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा सर √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, और ये हो जाएगा L/√2 हो गया सर। और देखा जाए तो वॉल्यूम आता कितना है सर 1/3 पाई, बात समझिएगा, और L स्क्वायर L क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 2√2 हो जाएगा। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट अगर कर दूं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पानी घट रहा है, तो dv/dt अगर करूं तो dv/dt अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, और 1/2√2 भी कांस्टेंट है, और जब इतना कांस्टेंट जब बाहर हो जाएगा तो L क्यूब का करेंगे तो 3L स्क्वायर, और L का क्या हो जाएगा सर dl/dt हो जाएगा सर, dl/dt हो जाएगा। और देखा जाए तो 3 से 3 आपका हो गया कैंसिल आउट, और dv/dt कुछ दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है सर -2। इसका मतलब अगर मैं यहां पर -2 रख दूं तो -2 और पाई L स्क्वायर अपॉन 2√2 हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, और इनटू में dl/dt हो जाएगा सर। ओके, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -4√2 अपॉन पाई L स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये सीधा सीधा dl/dt के बराबर आ जाएगा। अब मैं क्या करूं सर, अब मैं क्या करूं, अब मैं L की जगह रख सकता हूं वैल्यू, क्योंकि बोला है कि जब when the slant height of the cone is 4 सेंटीमीटर, जब L कितना हो 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि dl/dt जब L कितना हो जाए सर 4 हो जाए, तो अगर L 4 हो जाएगा तो L की जगह हम 4 रख दें, अगर L की जगह 4 रख दें तो -4√2
अपॉन पाई इंटू कितना हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आता है वो कितना हो जाएगा, √2 अपॉन में कितना हो जाएगा सर, पाई। ध्यान दीजिएगा माइनस में है पाई या 4 पाई कह सकते हो, 4 पाई, और ये dl/dt के बराबर आया। किसके बराबर आया सर, dl/dt। और देखा जाए तो माइनस का √2/4 पाई को अगर हम लिखें सर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी थी, सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी थी। आंसर हमारा माइनस में इसलिए आया क्योंकि डिक्रीज करेगा ना, इसका मतलब dl/dt हमारा कितना आ गया, -√2/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था तो स्लैंट हाइट भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि पानी निकलता जाएगा ऐसे, और पानी निकलेगा तो स्लैंट हाइट घटती जाएगी, इसीलिए आंसर माइनस में आया है। तो इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ऐसे कोनिकल फनल और मतलब वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन करा दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसलिए आप इसको ऐसे लेकर प्रैक्टिस कर लें। क्लियर है, सबको समझ में आई होगी बात। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। सर कोई भी क्यूब का वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो प्रूव दैट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। इनवर्सली लेंथ ऑफ द साइड्स के हिसाब से, मतलब अगर मैं क्यूब की साइड को क्या मान लूं सर, अगर मैं क्यूब की साइड को मान लूं, लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब, और आपको ये पता है कि क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब बोले तो ए क्यूब के बराबर हुआ। अगर मैंने इसको v को मान लिया ए क्यूब। अब कहता है सर कि जो dv/dt है, dv/dt मतलब जो हम v को t के रिस्पेक्ट में करें अगर, तो वो किसी के बराबर क्वेश्चन में दिया है कितना सर, वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। कांस्टेंट रेट मतलब k से इंक्रीज कर रहा है, मतलब k है। तो इसका मतलब कि अगर मैं d/dt और a क्यूब को यहां बिठाऊं और इज इक्वल टू k करूं, तो मैं a क्यूब को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा सर, 3a² मिलेगा। a का क्या हो जाएगा सर, dA/dt हो जाएगा, इज इक्वल टू k हो गया। और देखा जाए तो dA/dt किसके बराबर आया सर, वो आया k/3a² के बराबर आया। सर ये कहां यूज करोगे, सर ये यूज करूंगा सरफेस एरिया में। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है सर, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S इज इक्वल टू क्या होगा, 6a² होता है। कितना होता है सर, 6a²। तो अगर मैं इसका ds/dt कर दूं, तो ds/dt का मतलब 6 बाहर, a² का क्या हो गया 2a, और a का क्या हो जाएगा सर, dA/dt। और dA/dt उठा के यहां से हम पुट करें तो 6 2 12a हुआ, ठीक है। तो ds/dt इज इक्वल टू 12a, और सर हमारा जो dA/dt आ रहा था वो कितना था, k/3a², k/3a²। एक a से एक a कैंसिल, 3 4 12, तो ds/dt किसके बराबर आया सर, वो आया 4k/a। अच्छा सर, इससे क्या सिद्ध होता है सर, इससे यह सिद्ध होता है कि 4k तो कांस्टेंट है, लेकिन a तो भाई घटेगा बढ़ेगा, वेरिएबल है। इसका मतलब ये पता चल गया कि सर जो ds/dt है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ द क्यूब के बराबर है। उसका सरफेस एरिया जो है, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा t के रिस्पेक्ट में, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके साइड के। और यही हमें प्रूफ करना था, बताना था क्या, सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। और सरफेस एरिया देखो इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड्स के इस पे बिहाफ पे हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि मतलब बिना कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इस तरीके से चीजें प्रूफ करवाएंगे वो लोग। तो बहुत आसान है, बस चीजें समझनी। अब मैं कहूं सर मुझे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता ही नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को कर लूं, तो भाई नामुमकिन है इस क्वेश्चन को करना। तो इसलिए आप ये सोचिए कि फॉर्मूला आपको मेमोराइज रहे, आपको फॉर्मूला याद रहे, ये सबसे जरूरी है। क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर x एंड y आर टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर, और y इज इक्वल टू x माइनस x² दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो सर सबसे पहली चीज कि अगर मैं एरिया A1 और A2 मान लूं, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि सर वो हमारा A1 है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहली चीज x और y दोनों साइड दे रखे हैं, तो एक
कि साइड को अगर x मान लिया जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, साइड का स्क्वायर, तो बोले तो x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और फिर एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर लेते हैं सर। तो अगर एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर लेंगे तो सर क्या होगा, तो सर उसके एरिया को हम अगर a2 मान लें तो a2 का मतलब सर y का स्क्वायर, क्योंकि अगली स्क्वायर की साइड हमने y मानी है, तो y स्क्वायर साइड का स्क्वायर। लेकिन सर इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि y की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब कहता क्या है, सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर, मतलब da2 बाई da1। सर da1 बाई da2 बाई da1 मतलब पहले मैं क्या करूं, पहले मैं da1 बाई dx निकाल दूं। क्यों, क्योंकि मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो पहला एरिया है, जो पहला स्क्वायर का एरिया वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, अगर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब फिर मैं कह रहा हूं सर कि da2 बाई एक्स, da2 बाई dx करूं तो सर क्या होगा सर, इसका डिफरेंशिएशन 2 पहले आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले 2 पावर हटी, अब अंदर वाले की चेन रूल के हिसाब से क्या होगा, x का 1 हो गया और x स्क्वायर का कितना हो गया सर, माइनस का 2x हो गया। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। अब अगर देखें तो सबसे बड़ी चीज सर, इसके हिसाब से अब हमको चाहिए क्या, हमें एरिया चाहिए। तो हम ऐसा करें कि सबसे पहली चीज कि यहां पर y की जगह हमने x माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया था, ठीक है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर और x का हो गया 1 और x स्क्वायर का माइनस का 2x हो गया। इतनी बात सबको समझ में आती है, इतनी बात सबको समझ में आती है। अब ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या, 2। अब हम क्या करेंगे सर, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें सर, 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो da2 बाई dx ऊपर आएगा और da1 बाई dx नीचे आएगा। और देखा जाए तो da2 बाई dx क्या आ रहा है सर, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 2x आ रहा था और नीचे कितना आ रहा था सर, 2x। देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल और dx से dx कैंसिल आउट होने पर da2, ध्यान दीजिएगा, da2 बाई da1 और हमारे पास आ रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x और होल अपॉन में x, और ये हमारा da2 बाई da1 आया। इसको और थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि बस इसमें थोड़ा सा उसने कहा कि एक एरिया को दूसरे एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे एरिया ही एरिया के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट होगा। तो हमने क्या किया, अलग अलग पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो एक एरिया दूसरे एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मतलब एक पैरामेट्रिक फॉर्म का फील देता है जो हमने इससे पिछली क्लास में आपको कवर किया था। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। इस तरह से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा सर, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या है सर, द मनी टू बी स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म इज प्रोपोर्शनल एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, जिसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट का प्रोडक्ट है जिसमें RX दिया है इतना, कुछ फंक्शन के फॉर्म में रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू हमें चाहिए और कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 5 यूनिट, जो प्रोडक्ट जो सेल है हो रहा है x वो 5 यूनिट है, तो बताइए कि इसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा 5 यूनिट पर। तो सबसे पहली चीज देखो ना, मार्जिनल रेवेन्यू सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर आपको गिवन में कितना दे रखा है सर, RX इक्वल टू कितना है सर, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 दे रखा है, तो सीधा मार्जिनल MR निकालने के लिए आप सीधा मार्जिनल रेवेन्यू x निकालने के लिए आप सीधा dr बाई dx कर दो, जो भी r है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब जो भी रेवेन्यू है अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो वो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है उसका। तो देखा जाए तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो कितना होगा, 3x स्क्वायर का हो गया सर 6x और भाई x स्क्वायर का 2x और 3 पहले से बाहर है तो 6x और प्लस 36 हो गया। इसका मतलब सर ये मार्जिनल रेवेन्यू x आ चुका है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कितने यूनिट पे पूछा जा रहा है सर, 5 यूनिट पे पूछा जा रहा है, मतलब x की जगह 5, तो मतलब x की जगह 5 रखेंगे तो 6 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, 30 प्लस 36 76 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही हमें करना था, मार्जिनल रेवेन्यू x की जगह पे हमें 5 यूनिट रख देना था, मतलब ये हमने MR x की जगह पे क्या कर दिया 5 रख दिया और ये हमारा dr बाई dx जो भी RX दिया था उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाते हैं।
तो 76 यूनिट जो है आपका आएगा व्हेन x इज इक्वल टू कितना हो 5 दिया हो, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 76 रुपीज कह सकते हो, यूनिट कह सकते हो, इस तरीके से। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए ये इस तरीके से था, वाटर इज ड्रिपिंग आउट 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और फिर आगे टीनी होल है, वर्टेक्स ऑफ द होल। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया, एकदम इसका फिगर ऐसे ही बनने वाला है, देखिए ध्यान से। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया, इसको आपको खुद करना होगा। क्या होगा, कैसा है क्वेश्चन में, सर यहां से फिर पानी ऐसे निकल रहा है और वॉल्यूम फिर यहां पर मैं गिवन में लिख देता हूं। गिवन में क्या क्या चीजें दे रखी है, गिवन में दे रखा है dv बाई dt, वो किसके बराबर है -1, वो भी कितना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि पानी निकल रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पे कुछ एट एनी इंस्टेंट पे फिर से वही कहानी, यहां पर ये h होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा r होगा और ये l होगा। उसके बिहाफ पर फिर मैंने कहा कि सर ये आपका दिया है कितना, ये हमें दिया है π/6 मतलब 60 डिग्री, तो h को r के टर्म में बनाओ। फिर क्या करना है आपको, r को h मतलब r को l के टर्म में और h को l के टर्म में बनाकर फिर वॉल्यूम में 1/3 πr² h में रखना है, और आपको dl/dt आपको चाहिए, आपको dl/dt क्वेश्चन में चाहिए, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे। बिल्कुल सेम है जिससे पहले क्वेश्चन कराया, बिल्कुल इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें यही रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट पूछा था। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। आगे बढ़ता हूं सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही टोटल कॉस्ट टाइप का है। देखिए टोटल कॉस्ट दिया है cx, और कहता है इफ मार्जिनल कॉस्ट गिवन बाय रेट dc/dx, मतलब वो बोल भी रहा है कि dc/dx होता है कि मतलब अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dc/dx मिल जाएगा हमको। क्लियर है, तो dc/dx मिल जाएगा, और कहता है आगे क्वेश्चन में कि मार्जिनल कॉस्ट वो कहलाएगी, जैसे अभी मार्जिनल रेवेन्यू कहला रही थी। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सबसे पहले हमें क्या है, जो भी हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, वो गिवन जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है सर, गिवन cx इक्वल टू दे रखा है 0.05005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50, और इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। सर अगर dc/dx कर देते हैं, इसका मतलब सर वही मेरे लिए मार्जिनल कॉस्ट होगी। क्या होगी सर, मार्जिनल कॉस्ट होगी, वही मेरे लिए क्या होगा सर, मार्जिनल कॉस्ट होगा मेरे लिए। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट करता हूं तो इसका मतलब जैसे मार्जिनल रेवेन्यू हम निकाल रहे थे तो हम r को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहां पे हमने किसी भी कॉस्ट फंक्शन को ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, 0.05 इंटू कितना हो जाएगा सर 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0.02 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सर 2x, और प्लस 30x का तो हो गया 1 और 50 गया काम से 0, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है। तो मैंने x क्यूब का 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर दिया, x स्क्वायर का 2x कर दिया, और 50 का तो हो जाएगा 0, और 30x का 30 बच गया। अब क्या पूछता है सर, कहता है व्हेन राइट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फूड 300 स्टूडेंट। 300 स्टूडेंट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो dc/dx है, dc/dx वो x इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट पे, 300 स्टूडेंट पे पूछा है, तो 0.05 इंटू 3 इंटू 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में 0.02 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 300 और प्लस 30, और इसको जो सॉल्व होके आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें बोला गया ना कि cx प्रोविजन ऑफ द फ्री मिड डे मील ऑफ एक्स स्टूडेंट, किसी भी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील दिया जा रहा है जिसमें cx इतना दिया हुआ है। इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय द रेट ऑफ dc/dx, बोल रहा है वो, हिंट दे रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, और कहता है राइट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर 300 स्टूडेंट। तो dc/dx आपने निकाला और x की जगह 300 रखा। अब इसको आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो आपका आंसर आएगा, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट ही करना है, बस आपको मल्टीप्लाई करके इसको सम करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाना है, बस इतना ही करना आपको। सबको क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं सर, आगे क्या है सर, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू के लिए dr/dx, ऐसे मार्जिनल कॉस्ट के लिए dc/dx। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन अभी मैंने कर चुका, अभी मैंने इससे पहले क्लास में अभी पहले ही क्वेश्चन में किया था। क्या है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इंक्रीजिंग ऑफ, मतलब क्वेश्चन में यही है सर कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है सर, इनकी सारी साइडें होती हैं, सारी साइड कितनी होती सर a,
और dA/dt दे रखा है। क्या दे रखा है? dA/dt। और dA/dt कितना दे रखा है सर? वो दिया हुआ है हमको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमसे बोलता है सर कि एरिया इंक्रीज बताओ। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अभी ऐसा क्वेश्चन कराया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, इसको डिफरेंशिएट करो, आप आंसर लाओ। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमने इसके पहले क्वेश्चन में कराया है। तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो इसका भी आंसर आप निकालेंगे। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा 18वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सबसे पहली चीज कि अ स्विमिंग पूल इज टू बी ड्रेन्ड फॉर क्लीनिंग। मतलब स्विमिंग पूल को खाली किया जा रहा है। कहता है कि इफ एल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ द वाटर इन द पूल, टी सेकेंड के लिए एल हम मान रहे हैं कि नंबर ऑफ लीटर्स जो भी आपका पानी भरा हुआ है उसको साफ करने के लिए एल को माना गया कि नंबर ऑफ लीटर्स जो कि पानी भरा हुआ उसमें हैज बीन प्लग्ड ऑफ ड्रेन। और उसमें कहता है कि एल की जो एल जो फंक्शन है वो टी के टर्म में ये दिया हुआ है। तो कहता है हाउ फास्ट इज द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। मतलब कि इंस्टैंटेनियस रेट पर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड पे कितना होगा। तो देखो सबसे पहली चीज सिंपल है। क्या है सर? एल दिया हमें 200 10 माइनस टी स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो सीधा सीधा क्या होगा सर? 200, और यहां पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 टाइम्स 10 माइनस टी हो जाएगा। समझिएगा बात को, 2 टाइम भाई 10 माइनस टी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले पावर 2 हटाएं, और 2 पावर हटाने का मतलब कि किसी भी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस टी, और 10 का हो गया 0 और टी का हो जाएगा माइनस का 1। और देखा जाए तो जो dL/dt आएगा, dL/dt वो आएगा 200, मतलब 200 इंटू 2 400 आ गया, और ये हो जाएगा 10 माइनस टी, और सर माइनस आया इधर, चलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है सर कि जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड से पानी जब वो हो रहा निकल रहा, तो इस समय बताइए कि dL/dt एट t इज इक्वल टू 5 पर कितना होगा। ये इंस्टेंटेनियस हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस अगर हम तुरंत निकालेंगे तो -400, और 10 माइनस यहां कितना हो जाएगा सर 5, और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, तो -400 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब कि जो हमारा आएगा आंसर वो 2000 लीटर आने वाला है। 2000 लीटर देखो, और वो भी लीटर पर सेकंड करके आएगा। और माइनस में क्यों आ रहा है सर? माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो घटेगा, जो भी आपका लीटर्स है वो लीटर पर सेकंड जो पानी है वो घट रहा है, क्योंकि खाली किया जा रहा है, इसलिए माइनस में 2000 लीटर आया पर सेकंड। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई होगी। लेकिन आगे बोलता है सर व्हाट इज द एवरेज रेट जब कब फ्लोज आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। सर एवरेज रेट पूछा है, तो एवरेज रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि एट t इज इक्वल टू 0 पर कितना लीटर पानी था, नहीं पता। फिर एट t इज इक्वल टू, भाई फर्स्ट 5 सेकंड के लिए पूछा है, इसका मतलब लास्ट 5 सेकंड के लिए, तो t इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे। तो t इज इक्वल टू 5 पे अगर देखा जाए तो 5 पे भी हमें l का पता नहीं है। तो अगर एवरेज निकाला जाए, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा कि l जो टाइम है हमारा lt, l पहले हम 5 रखेंगे t की जगह माइनस, फिर t की जगह 0 रखेंगे, और नीचे क्या कर देंगे सर 5 माइनस 0, और l 5 रखेंगे तो l 5 का मतलब t की जगह 5 रखेंगे तो 200, ठीक है। और यहां दिया है 10 माइनस टी स्क्वायर, मतलब 10 माइनस टी मतलब 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक तो ये हो गया, फिर माइनस l 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर यहां पर 200, ठीक है, और 10 माइनस 0 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का नहीं है, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, और इतना हम करेंगे, और नीचे 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। और देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो गया आपका 200 है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर का मतलब जो हो गया आपका ये 25। यहाँ पर कितना था, 5 का स्क्वायर था ना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर 25 हो गया, ध्यान दीजिएगा। और माइनस में इधर कितना हो जाएगा सर, ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 200 इंटू ये क्या हो जाएगा सर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब हम देखें तो सबसे पहली चीज, और अपॉन 5 है। अब इस एवरेज रेट से जो भी पानी आपका, भाई पहले मैंने L5 रखा, मतलब t की जगह 5 रख दिया, फिर L0 मतलब
टी की जगह 0 रख दिया, और 0 रखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, एवरेज रेट होगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 2 10, मतलब ये आएगा आपका ऊपर वाला जो आ सकता है, ये तो आपका 4 0, ये तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा 4 0 1 2 3 4, 2 लाख। ठीक है, इसमें भी देखिए हमने सही लिखा है ना 4, हाँ यहाँ पे तो 2000 लीटर आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा सर, ये 2 लाख हुआ, और ये कितना हो जाएगा आपका 200 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 5 2 10। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा सर 2 0 0। ठीक है, 2 0 0 होगा, 2 0 0 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5 0 0 5 0 0 5 2 10, 2 0 0 2 0 0 और 2 2 4, हाँ 0 0 0 4 1 5। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा 25 2 ठीक है 50, तो ये आएगा आपका 10 में से 5 गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2, और ये हो गया 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया L5 माइनस L0। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो देखिए जो भी आंसर आए उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा कि उसका एवरेज, मतलब एवरेज रेट हमको इसी तरह निकालना है, L5 माइनस L0 अपॉन 5 माइनस 0। मतलब ये आप देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में इसके आगे की चीजें नहीं, बस महत्वपूर्ण ये था कि हमें ये देखना था कि कितने रेट से, कितने लीटर से पानी खाली हो रहा है, कितने रेट से पानी ड्रेन्ड आउट हो रहा है, ये हमें देखना है। क्लियर है? अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब वॉल्यूम जो है, क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब डीवी बाई डी जो है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर कहता है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब हाउ फास्ट द सरफेस एरिया मतलब ds बाई dt कितना होगा जब हमारा लेंथ ऑफ एन एज, लेंथ ऑफ एन एज मतलब लेंथ ऑफ साइड, तो अगर हम लेंथ ऑफ साइड को a मान लें, लेंथ ऑफ एज बोले तो साइड को अगर हम a मान लें जब 10 सेंटीमीटर हो तो कितना ds बाई dt होगा सर? तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा सर? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो कितना होगा, साइड का क्यूब बोले तो a क्यूब, और dv बाय, अगर वॉल्यूम हमारा a क्यूब के बराबर है, अगर मैं इसको dv बाई dt निकालता हूं तो कितना हो जाएगा सर 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर का da बाई dt बचेगा सर। और da बाई dt बचने पर सर मुझे da बाई dt तो पता नहीं, लेकिन मुझे dv बाई dt पता है। तो अगर da बाई dt नहीं पता, मुझे dv बाई dt पता है, तो मैं dv बाई dt की जगह क्या रख दूंगा 9 क्या रख दूंगा 9, और 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 3a स्क्वायर da बाई dt हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो da बाई dt यहां से कितना आ जाएगा सर, da बाई dt यहां से आ जाएगा 9 अपॉन 3a स्क्वायर, और 3 3 9। तो देखा जाए तो da बाई dt कितना आ गया सर, da बाई dt यहां से आ गया 3 अपॉन a स्क्वायर, और 3 अपॉन a स्क्वायर होने का मतलब है, समझिएगा कि अब हमसे पूछता है सर कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? अगर हम देखें तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा, जिसको S बोलेंगे, वो हमारा होगा 6 इंटू ए का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई dt, तो कितना होगा 6 बाहर, a स्क्वायर का 2a, और 2a का क्या हो जाएगा सर da बाई dt, और इसका मतलब 6 2 12a हो गया, और da बाई dt बेटा कितना है 3 बाई a स्क्वायर, कितना है सर 3 अपॉन a स्क्वायर, a से a कैंसिल हो गया, 12 3 36 अपॉन a आया, ये ds बाई dt के बराबर आया। और क्वेश्चन में पूछा है सर कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा जब लेंथ ऑफ एन एज 10 हो, मतलब 10 हो, जब आपका जो a है वो कितना हो सर 10 हो, और 10 होने का मतलब है कि 36 अपॉन 10 रख देंगे, तो ये 2 18 हो गया, और 2 9 हो गया, 2 5 हो गया, मतलब देखा जाए तो ये 18 बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया है, तो एरिया इंक्रीज होगा जब a कितना दिया हो 10 सेंटीमीटर दिया हो, और वॉल्यूम कितना दिया हो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हो। तो इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ होगा। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन क्या कहता है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, जब उसको फुलाया गया तो स्फेरिकल शेप का था, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई 900 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब
पर ऑफ गैस पर सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हमको ये पता है कि कोई भी बलून है वो स्फेरिकल शेप का है तो उसका dV/dt पहले से गिवन है, वो कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आगे क्या कहता है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब dr/dt चाहिए, तो dr/dt चाहिए के लिए पहले हम वॉल्यूम ऑफ बलून लिखेंगे जो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की तरह काम करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बलून कितना होगा बेटा, वो होगा कितना 4/3 पाई r क्यूब होगा। और जब इसको dV/dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई बाहर हो गया, r क्यूब का 3r², और r का क्या हो जाएगा सर dr/dt। और देखा जाए तो dr/dt होते ही क्या बचेगा सर, क्या बचेगा सर, यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो जो dV/dt आ रहा है सर वो किसके बराबर आ रहा है सर, वो आ रहा है 4 पाई r² dr/dt के। अब सर कहता है क्वेश्चन में सर रेडियस कितना दो 15, लेकिन इसमें dV/dt ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दे रखा है 900, और 900 देने का मतलब अगर मैं यहां 900 रख दूं तो 900 इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr/dt। और देखा जाए तो 900 ये 4 पाई r² नीचे आ जाएगा और dr/dt इधर हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 2 जा 4 और यहां हो जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 450, तो मतलब 450 अपॉन 2 पाई r² इज इक्वल टू कितना आ गया सर dr/dt। और सर ये देखा जाए तो dr/dt कितने r पे पूछा है सर, कितने r पे पूछा है, r इज इक्वल टू 15 पे पूछा है सर। तो r इज इक्वल टू अगर 15 हम बिठा दें तो सर 450 अपॉन कितना हो जाएगा सर 2 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बोले तो 15 इंटू 15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 3 जा, ठीक है, और ये 0, और फिर ये 15 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल, तो देखा जाए तो सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ गया सर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से आपका जो रेडियस होगा वो इंक्रीज करेगा बलून का। और बलून का वॉल्यूम हम जानते हैं कि उसने बोला कि स्फेरिकल सरफेस का है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई r। तो यही होती है हमारी समाप्ति, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि इस चैप्टर में ये आपको समझ के चलना है कि भैया हमें सबका जितने भी ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स होते हैं उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम सबका याद होना चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट हमने इसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में 20 क्वेश्चन में बताए, अगर इतना आप लगाते तो बोर्ड एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा। अब हम अगला जो टॉपिक इसका लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे होगा। तो आप लोग भैया मेहनत लगा के पढ़िए, खूब मेहनत लगा के ऐसा प्रैक्टिस करते चलिए कि कोई चीज आपसे छूटे ना, ठीक है। तो भैया अपने सपनों को दें उड़ान, आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।